नमस्ते बच्चों। आज हम मिठाई वाला पार्ट का जो बचा हुआ भाग है उसे पढ़ेंगे। दादी बोली अर्थात रोहिणी ने अपनी दादी को बोला था कि दादी माँ आप उसे बुलाइए, क्योंकि उस ज़माने की जो बहुएं थी वे हर किसी से बातचीत नहीं करती थी। खासकर जो फेरी वाले वगैरह आते थे उनसे बातचीत नहीं करती थी। उन्हें पर्दा प्रथा उस समय चलती थी, उन्हें पर्दे में रहना पड़ता। इसलिए दादी माँ को रोहिणी कहती है कि आप दादी माँ उससे मिठाई वाले को बुलाइए, अपन चुन्नू मुन्नू के लिए भी मिठाई लेते हैं। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, अर्थात कितने पैसे में, 1 पैसे में 16 देता हूँ। तो दादी कहती कि 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते, अर्थात 16 नहीं बल्कि 25 देनी चाहिए आपको। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूँगा। अर्थात वह मिठाई वाला दादी को समझाते हुए कहता है कि नहीं दादी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ वो भी बहुत है, और इतना भी मैं किस वजह से देता हूँ तुम्हें नहीं बता पाऊँगा, खैर लेकिन आप जो भी समझे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको और नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। और रोहिणी धीरे से अपनी दादी को बोलती है कि दादी फिर भी सस्ती दे रहा है, अर्थात आप ले लीजिए, 4 पैसे की तो 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। और रोहिणी इस तरह से अपनी दादी को कहती है 4 पैसों की ले लो और ये रहे 4 पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा और वह मिठाई गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। और दादी जिद करती है कि चलो 25 नहीं तो लेकिन 20 दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। और दादी कहती है कि हाँ, हो सकता है कहीं मैंने गलत बोल दिया, या हो सकता है तुम मुझे ठग रहे हो, मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ और मुझे मोल भाव करना भी इतना अच्छे तरीके से आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, अर्थात दादी थी उसके मुंह में दांत वगैरह नहीं थे, इसीलिए कहा गया पोपले मुंह से। और इस तरह से दादी हंसने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। और रोहिणी दादी से पूछवाती है कि मिठाई वाले से पूछो ना दादी कि यहाँ पहले भी आ चुका है या अभी फर्स्ट बार आया है, ये यहाँ का तो नहीं है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ, क्योंकि मिठाई वाला ने रोहिणी की आवाज़ सुन ली थी, तो उसने दादी के बोलने से पहले ही वह बोल चुका कि मैं पहली बार नहीं, यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, मतलब पर्दे में ही रहते हुए ही बोली, पर्दे के पीछे से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज़ लेकर, मतलब पहले भी मिठाई बेचते थे, इसके अलावा कुछ और भी बेचते थे आप। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, थोड़ा प्रसन्न हुआ, थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ। और वह बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। इस तरह से वह बताता है कि नहीं, मैं पहली बार नहीं आया, एक बार तो मुरली लेकर भी आ चुका हूँ और उससे पहले खिलौने लेकर भी मैं यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी जो सोच रही थी कि यह मिठाई वाला पहले भी आ चुका है और यह वही व्यक्ति है, तो उसका सोचना बिल्कुल सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, और भी अब वह उसके बारे में कुछ और भी पूछना चाह रही थी। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, अर्थात तुम इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें इतने कम दाम में बेचते हो, तुम्हें इससे क्या मुनाफा होता है। वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बस मेरा पेट भर के मुझे खाने को मिल जाता है, अर्थात मेरा पेट पल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है और कभी इतना मुनाफा भी नहीं होता कि मैं स्वयं का गुजारा भी निकाल सकूं। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मुझे पैसों की लालसा नहीं है, कभी कभी मुझे संतोष मिलता है, धैर्य मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ, उससे मैं खुश हो जाता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ, अर्थात इस तरह से मतलब आपको संतोष, धीरज और खुशी कैसे मिलती है वो भी हमको बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, वो सब बातें
बीत चुके उनके बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा और मैं उन बातों को बताऊंगा तो सुनकर आपको दुखी होगा, इसलिए उन बातों को आप जाने ही दे, उसके बारे में न पूछे तो अच्छा। जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। और रोहिणी कहती है कि इतना कुछ बताया है तो आप मुझे और भी बता दीजिए कि आपका कोई हर्जा नहीं होगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा, और आपकी यदि मिठाई नहीं बिकेगी तो मैं ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। और फिर मिठाई वाला अपने बारे में बताते हुए कहने लगा कि अपने नगर का मैं भी एक प्रतिष्ठित मतलब माना हुआ और सम्मानित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, मतलब मेरे पास भी सारी भौतिक सुख सुविधाएं थी। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, अर्थात इस तरह से मेरे परिवार में सारी खुशियाँ थी। मैं बहुत खुश था, मेरा परिवार एक तरह से मेरे लिए सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। और परिवार में मेरा परिवार भी बहुत प्यारा था, मैं उन सभी से बहुत प्रेम करता और मेरा बहुत अच्छा परिवार था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, मेरी स्त्री जो थी वो मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और इतने सुंदर सुंदर बच्चे थे, मेरी स्त्री भी सुंदर थी, तो बच्चे तो ऐसे लगते जैसे सोने के खिलौने हों, सजीव खिलौने, मतलब सोने के बोलने वाले खिलौने, इस तरह से वे बच्चे लगते थे। उनकी अटखेलियों के मारे उनके वो जब खेलते थे और वे खेलते हुए किलकारी मारकर हंसते थे, बोलते थे, तो उनके मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती थी। समय की गति, समय के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। विधाता की लीला, ईश्वर की जो इच्छा, जो मर्जी होती है वही होता है। अब कोई नहीं है, अब मेरे परिवार में कुछ भी नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, और इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। और कहता है कि प्राण निकाले नहीं निकले, मैंने भी अपना जीवन अंत करने की समाप्ति करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ, और इसीलिए मैं ये सारी अलग अलग चीज़ें बेचकर छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चों को खोजता हूँ, अर्थात उनकी खुशी, मैं अपने बच्चों की खुशी मानता हूँ, उनकी हंसी मेरे अपने बच्चों की मुस्कान मुझे लगती है। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, अर्थात मेरे बच्चों ने किसी न किसी घर में वापस दूसरा जन्म तो लिया ही होगा, तो वे कहीं न कहीं होंगे, इसलिए मैं सब बच्चों को खुश करता हूँ। आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे, उसी तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। यदि मैं अकेला रहता तो मुझे घुटन होती, मैं दुखी रहता, इसीलिए मैं हर बच्चों में अपने बच्चे की मुस्कान, हर बच्चे की खुशी में अपने बच्चे की खुशी देखने के लिए इन गली मोहल्लों में निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी किसी न किसी घर में तो जन्म लिया होगा, इसलिए मैं हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चों को देखने के लिए निकला हूँ। पैसों की कमी थोड़े ही है, अर्थात वह कहता है दादी से कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है दादी, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, अर्थात पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास बच्चों की जो खुशियाँ वह खुशी नहीं है, और उन खुशियों को पाने के लिए ही मैं निकल जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। मिठाई वाला अपने बारे में बताता हुआ उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई, अर्थात अम्मा आपने मिठाई खरीदी, काहे हमें मिठाई दीजिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, क्योंकि वह उस पर्दे से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए उसने अंदर से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, अर्थात मैंने यहाँ बैठकर मेरे बारे में, मेरे बीते हुए दिनों के बारे में आपको बताया, और ये बच्चे दौड़ते हुए जैसे आए, इन्होंने मिठाई के बारे में पूछा, मैंने खुशी के लिए इन बच्चों को मिठाई दे दी, अर्थात इन बच्चों को याद करके मुझे मेरे अपने बच्चे याद आ गए, इस वजह से मैं इन बच्चों से मिठाई के पैसे नहीं लूँगा।
दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे लिए जा भाई, अर्थात तेने मेहनत की है, मतलब तू मिठाई ले लेके सब जगह घूमता है तो अपना मेहनताना लेके जा, इस तरह से पैसे छोड़ के मत जा। दादी जिद करती है। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। अब इसके प्रश्नोत्तर देखिए। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? वह अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था कि बच्चों में उत्साह बना रहे, और वह कुछ कुछ समय के पश्चात अलग अलग चीज़ें लेके आता था ताकि बच्चे उस वस्तु के प्रति, उन अलग अलग खिलौनों के प्रति बच्चों का आकर्षण बना रहे और बच्चे उससे प्रेम करें, उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे दौड़े आए। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े, क्योंकि वह बहुत ही मधुर स्वर में बोलता था। तीसरा प्रश्न, दोनों विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? मतलब विजय बाबू तो कहते हैं कि सबको 3 पैसे में देते हो लेकिन मुझे एहसान जता के 2 पैसे में दे रहे हो, और मुरली वाला कहता है कि न बाबू, सभी से 2 पैसे लिए और आपसे भी 2 पैसे ही लूँगा, असल में मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मैं तो सिर्फ बच्चों की खुशी के खातिर यह बेच रहा हूँ। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बच्चे जहाँ पार्क में खेलते वहाँ से दौड़ते, किसी का चप्पल निकल जाता, किसी का जूता, किसी के पजामा खुल जाता था, इस तरह से वे दौड़ते भागते हुए आते थे। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि उसके जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे, वह अपने बच्चों की खुशी और अपने बच्चों का प्रेम पाने के लिए ही इन व्यवसायों को अपनाता था। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह रोहिणी और दादी के पास में अपने बीते जीवन के बारे में बता रहा था कि किस तरह से उसका भी एक खुशियों भरा संसार था, उसके बच्चे थे, उसकी अपनी पत्नी थी, कितने सुंदर थे वे, और एक हादसे में उन तीनों की मृत्यु हो जाती है और किस तरह से वह अकेला हो जाता है। और फिर वह अपने बारे में बता ही रहा था, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और चुन्नू मुन्नू जो रोहिणी के 2 बच्चे थे दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और उस मिठाई वाले को देखते हुए उसके पास मिठाई देखकर बोलते हैं कि अम्मा मिठाई, और मिठाई वाला प्रसन्न होकर उन दोनों बच्चों को अपनी मिठाई दे देता और कहता है कि इन बच्चों की खुशी में मुझे अपने बच्चों की खुशी मिलती है, इसलिए मैं इन बच्चों से आज मिठाई के पैसे न लूँगा। 8वां क्वेश्चन, इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती, चीख यानी पर्दे के पीछे से। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? ये काल्पनिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे। अपन ने 3 लेसन पढ़ दिए बेटा, इन तीनों लेसनों के पाठ में से भी प्रश्न बनेंगे। अभी जो त्रैमासिक एग्जाम होगा उसमें पाठ में से बन के भी प्रश्न आएंगे, तो आप पूरे पाठ को भी व्यवस्थित पढ़ें और आप प्रार्थना पत्र भी याद करें। ओके, धन्यवाद।